देखिए सेकेंड लॉ है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको प्राउस्ट साइंटिस्ट ने दिया। इसको देखिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। इसमें ये बताया गया कि कोई भी यौगिक कम से कम दो तत्वों से मिलकर बना होता हो, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे मैंने कहा CO2 यह एक यौगिक है, ठीक। हमको पहले से पता है कि इसमें दो तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। बट इस नियम में क्या बताया गया, बात वही है लेकिन घुमा के बता दिया गया। कैसे? इसमें कह दिया गया जो इसका परमाणु द्रव्यमान है और दूसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, उनमें एक निश्चित अनुपात होता है ना, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात होता है। भाई जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, 12U है। ऑक्सीजन का एक का मैंने बताया, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक वेट कितना होता है, 16U होता है। तो दो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 32U आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसका रेशियो क्या निकल के आया, 32U। तो अगर मैं इसको काटूं, 4 एकम 4 12 एकम, हाँ 4 12 4 के 32, 3U रेशियो 8U। चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए 3:8, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जरा समझिए इसका अर्थ क्या निकल के आया। इसका अर्थ यही निकल के आया कि किसी भी यौगिक में जो परमाणु भारों का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। वह यौगिक कहां से लाया गया, कैसे बनाया गया, इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैं कार्बन को सीधे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के CO2 प्राप्त कर सकता हूं, या मान लीजिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, इसको मैंने हीट किया, ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, CO3 में CO2 छिपा है तो CO2 निकलेगा, बचा क्या, CaO। तो CaO से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें CO2 में देखेंगे इसमें भी क्या आएगा, 12:32 या 3:8 आएगा। तो इसका नियम क्या हुआ, तो आप समझ लीजिए कि यौगिक, कोई भी यौगिक हो, उसमें तत्वों का जो अनुपात होता है निश्चित होता है। हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, कंपाउंड में, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान जब भी आए तो आप समझ जाइएगा वो परमाणु द्रव्यमान भी हो सकता है, वास्तविक द्रव्यमान, दोनों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव निश्चित होता है, सदैव निश्चित होता है। यह अनुपात यौगिक के स्रोत कहां से प्राप्त किया गया, यौगिक के स्रोत या बनाने की विधि पर निर्भर नहीं करता, बनाने की विधि पर निर्भर नहीं करता। बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, करता मतलब समझ गए ना बात। वही जो कहा गया, देखिए भाई यौगिक में क्या तत्वों का अनुपात फिक्स होता है। इन्होंने क्या कहा, प्राउड साहब ने कहा अरे भैया तत्वों का अनुपात फिक्स होता है, उनके परमाणु भारों का भी अनुपात फिक्स होता है। अब वो कंपाउंड कहां से लाया गया इस पर डिपेंड नहीं करता। भाई जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल है, अब आप वाटर में है, इसका जो रेशियो होगा 2:16 होगा या 1:8। अब यह पानी, आप चाहे बर्फ का पानी हो, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, चाहे जहां का पानी हो, इस रेशियो को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। स्थिर अनुपात का यही नियम है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड लॉ है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जरा इसमें समझिए क्या है, बहुत ही इसको डाल्टन वैज्ञानिक ने बताया। देखिए इसमें कहा गया कि कम से कम दो तत्व हो, कम से कम दो तत्व होना जरूरी है। और समझिए वो तत्व आपस में मिलके कम से कम दो यौगिक बनाए, तो उससे अधिक भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि एक तत्व हमारा हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। चलिए इनको मैंने फ्री छोड़ दिया, जाओ जिससे जुड़ना हो जुड़ जाओ, जिससे नहीं एक दूसरे से, जिससे नहीं, कम से कम दो तत्वों, तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज नियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोनों तत्वों को मैंने फ्री छोड़ दिया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बना सकता है क्या, H2O, और क्या बना सकता है, H2O2।
अब आप कहेंगे सर क्या तीसरा ही बन सकता? भैया देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है केवल आपका वाटर है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये समय के साथ आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है, एक हाइड्रोजन एटम का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2:16 लिख सकते हैं और इसका 2:32 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो 2 इसमें भी कॉमन, जो इसमें कॉमन है इसका मतलब स्थिर है। बाकी अगर आप देखें जो स्थिर नहीं उसका रेशियो देखिए 16:32, तो वैल्यू आएगी 1:2। इसका अर्थ क्या हुआ? 16 एकम 16, 16 दूनी 32। हाँ, अब जरा इसका कीवर्ड जब दो तत्व तो आपस में मिलकर 2 से अधिक यौगिक बना रहे हों और यदि उनमें से एक तत्व का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान है, स्थिर हो, तो जो दूसरा तत्व स्थिर द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग कर रहा है उन तत्वों के बीच एक सरल एवं गुणित अनुपात होता है। सरल मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी और गुणित माने गुणे में आएगा। अब जरा एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, हम लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट मैं ले लेता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको खुला छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या क्या बनाएंगे। आपस में जुड़ेंगे, NO बना सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O बना सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 बना सकते हैं, N2O4 बना सकते हैं, N2O5 बना सकते हैं। कितने ऑक्साइड हुए? 1 2 3 4 5 ऑक्साइड ये बना सकते हैं अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो। अब जरा देखिए इनका रेशियो परमाणु भार में अनुपात क्या है? नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक वेट कितना होता है? 14:16, इसका 28:16, इसका हो जाएगा 28:16, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 48, इसका 28:16, 16 चौका 64 और 16 पंचे 80, 28। अब जरा देखिए इसमें सब में 28 है, तो हम ऐसा करें इस 14 को भी क्या करें? 28 कर दें, तो इसे इसमें इस NO को मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, N2O2 लिख सकता हूं, या कोई दिक्कत नहीं, NO को 2 से गुणा कर दीजिए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जब इसको 2 से गुणा कर देंगे यहाँ तो हो जाएगा 28 रेशियो कितना हो जाएगा? 32। अब जरा देखिए इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को और आसान लिखने के लिए देखिए इसको मैं पहले रख दे रहा हूं, सब में 28 है, कॉमन हो गया 28, ठीक। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 16 है रेशियो, और इसमें ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 32, इसमें 48, इसमें 64, इसमें 80। अब जरा देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। तो क्या निकल के आया निष्कर्ष? गुणा वाला अनुपात होता। गुणित अनुपात मतलब बनने वाले यौगिकों में अनुपात देखने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो ये समझ लीजिएगा। लेकिन याद रहे एक तत्व को स्थिर रखना होगा। तो क्या बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए एक बार कि यदि 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 से अधिक यौगिक बना रहे हो, एक तत्व का अनुपात निश्चित हो तो दूसरे तत्वों में के अनुपात में गुणित संबंध होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये गुणित अनुपात का जो नियम है उसकी डिफिनीशन मैंने लिख दी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 4th लॉ है गै-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। इसको समझ लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो अभिक्रिया हो उसमें गैस का होना जरूरी है। अभिक्रिया क्या हो? गैसीय होना चाहिए, गैसीय अभिक्रिया हो एक चीज। अब देखिए चूंकि अभिक्रिया मैंने 2 भागों में बताया, अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता अभिकारक और दूसरा क्या होता? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद का जो भी आयतन अगर वो गैसीय हैं तो उनके जो आयतन का जो अनुपात होगा एक सरल अनुपात होता है। यही गै-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम है। जैसे मैं एग्जांपल लूं H2 + Cl2,
तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उत्पाद 2HCl। तो देखा जाए अगर इसका वॉल्यूम 1 है, मोल इसका, मैं आगे तो अगर कोई संख्या नहीं लिखी गई तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल है या 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम मैं 1 ले लेता हूं, इसका भी 1 वॉल्यूम ले लेता हूं, तो इसका कितने वॉल्यूम बने 2 वॉल्यूम। तो रेशियो क्या निकल गया 1:1:2। तो एक सरल अनुपात तो ही आया। अगर मैंने ऐसे H2 प्लस O2 या 2H2 ले लिया तो बनेगा क्या 2H2O बनेगा। ये सब गैसियस में है, याद रखेंगे, ये भी गैसियस। अब देखिए रेशियो इसका 2 मोल्स है या वॉल्यूम इसका 2 है, इसका 1 है, 1 वॉल्यूम माने 1 लीटर भी मान सकते हैं, वॉल्यूम की जगह 1 लीटर मिलीलीटर कुछ भी मान लीजिए। यहाँ 2 वॉल्यूम है तो रेशियो क्या निकल गया 2:1:2, माने सरल अनुपात होता है। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए अगर प्रोडक्ट गैस नहीं है कोई बात नहीं, अभिकारक में ही केवल गैस है, तब भी इनका जो रेशियो होगा अभिकारक अणुओं का आयतन का जो रेशियो होगा अनुपात होगा वो क्या होगा एक सरल संख्या होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, गैल्यूसेक का जो गैसीय आयतन का नियम है इसके लिए 2 चीज, एक तो गैसीय अभिक्रिया होनी चाहिए, दूसरी बात जो है टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो समान हो या तो स्थिर हो। क्लियर है? बस इतना सा ही इस कॉन्सेप्ट में, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। डिफिनेशन इसकी होगी समान ताप एवं दाब पर या स्थिर ताप एवं दाब पर गैसीय अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं के आयतनों के मध्य एक सरल अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। ये डिफिनीशन स्क्रीनशॉट ले आप लोग तुरंत। ये लॉस्ट लॉ है, इसको समझ लीजिएगा, अवोगाड्रोज लॉ, अवोगाड्रोज लॉ या अवोगाद्रो परिकल्पना भी कह सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट है। इनमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने नहीं बताया कि याद रखें समान ताप एवं दाब पर समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, चलिए मैं ले लेता हूं, मान लेता हूं कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रूम टेम्परेचर है, कमरे का ताप है, ये टेम्परेचर है। प्रेशर में 1 वायुमंडलीय मान लेता हूं, दोनों स्थिर है, समान है, कांस्टेंट है। अब मैं एक बर्तन में क्या करता हूं, इसका वॉल्यूम V1 मानता हूं और दूसरे बर्तन में इसका वॉल्यूम मैं V2 मानता हूं, याद रहे, और ये भी मानता हूं V1 = V2। दोनों का वॉल्यूम अगर 1 लीटर दोनों का होना चाहिए। मान लीजिए इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस रख दिया, इसमें मैंने क्लोरीन गैस रख दिया, गैस होने चाहिए। अब अगर इसमें मान लेते हैं हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 1000 है, तो इसमें भी क्लोरीन के अणुओं की संख्या भी 1000 ही होगी। समझ लीजिएगा, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा एक बालू में, मैंने कहा एक बैलून है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी है मान लेता हूं, और उसमें 1000 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के। उतना ही बड़ा दूसरा बैलून हो और उसमें मैंने कह दिया कि नहीं इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है, तो आप बताइए कि जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी है कितने अणु हो सकते हैं। अरे भैया जाहिर सी बात है, अगर ताप और दाब समान है, स्थिर है, तो जितना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक बैलून में होंगे उतना ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सेकंड बैलून में होंगे। तो बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।